हमको नहीं लगता है। जब तक देखिए भारत में मुस्लिम शब्द रहेगा, ठीक है ना, तब तक उसको एनडीए को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो 3 लाख रुपए भी तोला अगर हो जाए, तो भ्रष्टाचार से कमा करके तो सोना खरीदना है। कोई ईमानदारी से कमा के 20,000 50,000 की नौकरी करके तो सोना नहीं खरीद सकता। जो देश के प्रधानमंत्री, वो जितनी बड़ी सुरक्षा उनको चाहिए, उतनी सुरक्षा लेना चाहिए। देश के प्रधानमंत्री, किसी तरह की बात हो, पंजाब में मामूली 4 आदमी आ गया था तो उन्होंने कहा कि मेरी जान को खतरा हो गया। इसमें 90 से 95% वही नीतियां हैं जो कांग्रेस ने बनाई थी। सीएनआरसी ले लीजिए, कश्मीर को तंग करना ले लीजिए, मुसलमानों का वोट नहीं चाहिए। आपके पटना के गांधी मैदान में इंदिरा गांधी कहने वाली है कांग्रेस के वक्त में 50,000 से ज्यादा ऑन रिकॉर्ड दंगे हैं। तो क्या वो सब सेकुलर दंगे होते थे? अब बीजेपी के वक्त में अगर कोई हो तो कॉमनल दंगा हो गया। आज जो भाजपा में जितने सांसद हैं, तो भाजपा में ज्यादातर सांसद तो वही हैं जो कल कांग्रेस में थे। करोड़ बदल के इधर चले आए। बीजेपी के अपने जो सांसद होंगे वो मुश्किल से 100 के अंदर में होंगे। आदाब, नमस्कार। आप देख रहे हैं मंथन टुडे। मैं हूं आपके साथ उज़मा। ईरान और अमेरिका के बीच लगातार तनाव जो है वो जारी है और इसका असर पूरी दुनिया में देखने को मिल रहा है। आज हम चर्चा करेंगे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे पर। चर्चा करने के लिए हमारे साथ हैं पॉलिटिकल एक्सपर्ट अशफाक रहमान साहब। बहुत बहुत स्वागत है अशफाक जी। और हमारे साथ कुछ बातचीत करने के लिए हमारे सहयोगी आजरा और मनोज नारायण सिंह जी, आप दोनों का भी बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहला मेरा सवाल अशफाक साहब यही रहेगा कि जो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति है वो किस दिशा में जा रही है? अंतर्राष्ट्रीय राजनीति शायद भारत के लिए अभी बुरे दिन है। भारत अपना महत्व अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में खो चुका है। आप अरब और मतलब क्या नाम है, अमेरिका और ईरान वार को लेकर देख लें, तो अगर हमारा महत्व होता तो हमको मध्यस्थता करने को कहा जाता, बजाय इसके कि साहब हमारे पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान उसमें मध्यस्थता करता रहा और बहुत हद तक वो मध्यस्थता कहा जाए कामयाब नहीं रही। लेकिन ईरान को तो विश्वास है कि भारत अगर चाहे तो जो है ये सक्षम है इमिडिएटिंग करने में। नहीं, ईरान किसी पे विश्वास नहीं करता है और किसी पे इस चीज़ के लिए डिपेंड नहीं कर रहा है। वो अपनी नीति खुद तय कर रहा है अपने हितों की रक्षा से। अमेरिका अपनी नीति तय कर रहा है अपने देश के लोगों के बेहतरी के लिए। भारत अपनी विदेश नीति को खो चुका है। यहाँ भारत में ब्रिक्स की मीटिंग हो रही है, उधर जो है ट्रंप पहुंच गए चाइना, इसका क्या मतलब है? देखिए, कहीं ना कहीं गुप्त रूप से चाइना अपनी मार्केटिंग ईरान में कर रहा है, रशिया अपनी मार्केटिंग ईरान में हथियारों के इससे कर रहा है। और कूटनीति तो यही कहती है कि अमेरिका को चाइना से मिलना चाहिए। आप देखिएगा इस मीटिंग को अगर, तो जिनपिंग जो हैं वहाँ के राष्ट्रपति, वो अपने स्थान पे खड़े रहे सीढ़ी के पास, और उनके पास बहुत लंबी चाल चल के ट्रंप को जाना पड़ा है। तो ये कूटनीतिक वार्ता होगी, कुछ बातें होंगी। लेकिन चाइना और अमेरिका एक दूसरे के दुश्मन, घोर विरोधी, और जो है एक साथ मिलना, नहीं मतलब नहीं, कोई किसी का घोर विरोधी नहीं होता। अपने हितों को साधने के लिए राजनीतिक तौर से इस तरह का कई बार मिलन होता है, इसमें कोई ज़रूरी नहीं है। वो हम लोग भारत में एक मानसिकता बन गई है कि हम किसी एक चीज़ को विरोधी मान लिए तो फिर हम उसको मान लिए। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे ऐसा नहीं होता है। ये नहीं लगता है कि पाकिस्तान नाकामयाब रहा है दोनों को मिलाने में, तो अब वो जो ईरान है उसको इंडिया पे, भारत पर आना पड़ रहा है, वहां से लोगों से अपील करना पड़ रहा है? पाकिस्तान कोई इतना बड़ा देश तो है नहीं कि वो कामयाब हो जाता। वो एक मीटिंग का स्पॉट है, जैसे आपका एक स्टूडियो है। ये वार्ता आपकी कितनी सफल होगी, अभी जो बातचीत हो रही कितने लोग देखेंगे, इसका निर्णय आप नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये स्टूडियो जिस तरीके से हमारे आपके डिस्कस करने की जगह है, उसी तरीके से वो स्थान उसने दिया। उसका कोई बहुत रोल नहीं रहा। अमेरिका ने कहा कि भाई हम आ रहे हैं, तुम्हारे यहाँ बैठ जाएंगे, और तुम्हारा ईरान पड़ोसी मुल्क है, हो सकता है तुम इस मामले में तुम्हारे यहाँ आकर के। अमेरिका ने अपनी बात रखी, ईरान ने अपनी बात रखी, वार्ता सफल होगी नहीं। अच्छा, ईरान में भी आप देखिए तो ईरान के यहाँ जो आए हैं विदेश मंत्री आए हैं अब्बास अराक्ची, वो यहाँ आए हैं, भारत तो सीना चौड़ा करके आए हैं और उनको लग रहा है कि कुछ हद तक देखिए आप देखिए एकदम गलत बात है। वो ब्रिक्स सम्मेलन है जो आमतौर से होता है, वो ब्रिक्स सम्मेलन में आए हैं।
हम लोग अपने मुँह मिट्ठू बनते रहते हैं, हम अपने आप को विश्व गुरु मान लेते हैं, हम अपने आप को सब कुछ मान लेते हैं। हमारी कुछ चीज़ें ऐसी हैं ना, जो अपने मुँह मिट्ठू बनने वाली। विदेश में हमारी कहीं पे कोई पूछ नहीं है, अनटिल अनलेस कि हम भाड़े के टट्टू वहाँ पे जमा कर लें, हज़ारों लाखों आदमी को अरबों रुपया खर्च करके और इवेंट के तौर पे करें, हमारा ब्रिक्स महत्व नहीं। मीटिंग यहाँ पर हुआ हुँ। और आज जो है प्रधानमंत्री उड़ के चले गए देशों का दौरा बस करने और समझिए। यूएई भी जाएंगे। तो अब ये इसको क्या कहिएगा कि भारत में सत्ता का संचालन कहाँ पर है? अगर प्रधानमंत्री नहीं है और यहाँ पे सत्ता का संचालन कौन कर रहा है? आप बस समझ जाइए। तो प्रधानमंत्री तो खैर दौरा करने के लिए हैं ही, हमेशा जाते रहते हैं बाहर। वो अरब मुल्कों से अच्छे रिलेशन बना के रखना चाहते हैं। जाहिर है अभी अगर कुछ अरब देशों से अच्छे संबंध नहीं होंगे और अरब वाले लोग अगर यहाँ के जो वर्कर हैं उनको निकाल देगा, हमारी इकोनॉमी अपने उत्पादन से ज़्यादा अभी संभली हुई है। तो विदेश से जो रिमिटेंस आता है, जो लोग यहाँ, जिन लोगों को खास करके अल्पसंख्यक समुदाय को यहाँ नौकरी नहीं मिलती, बैंक से लोन नहीं मिलता, कुछ नहीं मिलता है, ये विदेशों में जाके बसते हैं, अपना परिवार तो ले नहीं जा सकते। वहाँ से जो रिमिटेंस भेजते हैं उससे यहाँ का संचालन होता है। हो सकता है इसी तरह की कोई बात करने गए हों, अच्छा, या अपने देश में तो कभी मुसलमानों के साथ नहीं जाते हैं, किसी लोगों के साथ मिल के नहीं करते हैं। बल्कि डोभाल साहब ने जो अभी बुलाई थी मीटिंग, उसको देख के तो यही लगा, उन्होंने कहा कि साहब अगर हम डूबेंगे तो आप भी डूबिएगा। ये किस तरफ थ्रेटनिंग जाती है, इसको समझिए। अच्छा, क्या लगा? सवाल से ही आपसे हम करेंगे कि जो नरेंद्र मोदी जो है प्रधानमंत्री, वो बाहर जो है विदेश जो यूएई से मुसलमानों से बहुत अच्छा रिश्ता रखते हैं, लेकिन जब भारत की बात करें तो भाजपा के विधायक कहते हैं कि मुसलमानों ने मुझे वोट नहीं दिया है तो हम मुसलमानों का काम नहीं करेंगे। देखिए, मुसलमानों को अभी यहाँ कोई काम की ज़रूरत है ही नहीं। वो काम करें ना करें से क्या मुराद है? मुसलमान का कौन सा काम होता है? मुसलमान तो खुद उनकी दलाली करके खा रहा है। मुसलमान को नौकरी देते हैं? नहीं देते हैं, ख़त्म। मुसलमानों को किसी बैंक से लोन मिलता है? 1947 से आज तक उठा करके आंकड़ा देख लीजिएगा, तो इतने दिनों में भारत के मुसलमानों को 1% भी लोन नहीं मिला। जो लोन दे, बंगाल के मुसलमान क्या करेंगे, फिर कहाँ जाएंगे? भाई जो बिहार के मुसलमान कर रहे हैं, जो दिल्ली के मुसलमान कर रहे हैं, जो पूरे भारत तो के यहाँ मुसलमान हैं। बिहार की बात आप कर रहे हैं तो बिहार में थोड़ा बहुत नीतीश कुमार से उम्मीद है लोगों को, लेकिन बंगाल में कहाँ जाएंगे? नीतीश कुमार थे, थे। पहले बात समझ लीजिए। नीतीश कुमार अभी तो है उनकी ना। नीतीश कुमार और लालू यादव की पार्टी पहले एक थी। लालू यादव आए थे तो यहाँ पर जो 3% मुसलमानों को आरक्षण था उन्होंने समाप्त कर दिया था। मुसलमानों को किसी से नहीं रखनी चाहिए। और क्या वो कर रहे थे? ममता बनर्जी उनके लिए क्या कर रही थी? और ममता बनर्जी की ऐसी कौन सी बात थी जो मुसलमानों को बहुत भारी थी? आज तो मुसलमान भी वहाँ भाजपा के समर्थन में है। तो ये कहना बेकार सी बात है कि वो नहीं करेंगे, वो करके क्या कर लेंगे भाई? पहले बंगाल में इस तरह का नहीं था भाई लेकिन अभी आप देखिए अगर तो बंगाल में भाई इस तरह ये का- भड़काऊ, और ये भड़काऊ तो चलिए है, शुभेंदु अधिकारी ने दिया, फिर उनके बीजेपी विधायक दे रहे हैं, खुले मन से एकदम दे रहे हैं भड़काऊ भाषण कि बट हम वोट ऐसे हमें नहीं मिला, हम ऐसी नहीं करेंगे ऐसी भाषा का इस्तेमाल स्वयं प्रधानमंत्री ने ही शुरू किया है ना, किसी दूसरे ने नहीं किया। पहले कौन कहते थे कपड़ों से पहचान लिए जाएंगे, कपड़ों से पहचान लिए जाएंगे। ये किसके लिए कहा गया था? ठीक उसके बाद क्रोनोलॉजी बनाने की बात कही गई। तो क्रोनोलॉजी कैसे समझाई गई? कहने का मतलब है एक तबका है जो इनका कोर वोटर है, उसके दिमाग में यह बात बैठी है कि भाई मुसलमानों को के विरुद्ध बोलने वाला व्यक्ति हमारा नेता होगा। चाहे हमारे देश में 5,000 रुपये में सिलेंडर मिल जाए या 2,000 रुपये लीटर तेल हो जाए, हमको उससे फर्क नहीं पड़ता है। तो ये एक जेलसी की भावना है। ये अच्छा, महंगाई की आपने जिक्र की, तो महंगाई भी जो है आज से वो बढ़ गया है। तेल की रेट बढ़ गया है, खाने पीने की चीज़ों पे भी, दूध पे भी दाम बढ़ गया है। एक तरफ ना पीएम मोदी है जो ये भाषण दे रहे हैं कि विदेश यात्रा मत करो, और खुद विदेश भी जा रहे हैं, सोना मत तो खरीदो। आप क्या चाहती हैं कि दिल्ली में बैठे रहें? अभी तक आज़ादी के बाद से जितने प्रधानमंत्री हुए उन सबका विदेश दौरा मिला लीजिए तो भी कम पड़ेगा। प्रधानमंत्री जो हैं ये विदेश नीति अपने हिसाब से संभाल रहे हैं, भारत को भी अपने हिसाब से, जहाँ से उनको गाइडलाइन मिल रहा है वो अपना जा रहे हैं।
वो आपको जनता के लिए ना सब कुछ कर रहे हैं भाई, तो जनता जनता के को लिए ना कैसे करें? वो तो जनता को कह रहे हैं कि विदेश यात्रा मत करो। भाई, खुद ही जनता ने उनको 5 चुना है, दिनों से सारे आफत के बावजूद अगर उनको चुन रही है तो जनता को लगता है कि हमारा देवता जो कहेगा हम वही मानेंगे। उन्होंने कहा है कि 1 साल तक सोना मत खरीदो, पर सोना खरीद कौन रहा है? जिस हिसाब से सोने के रेट है, क्या आपको लग रहा है कि मीडियम वर्ग के लोग जो है इसको खरीद पा रहे हैं? मीडियम के लोगों को सोने की जरूरत ही क्या है? कैसे नहीं जरूरत है? मंगलसूत्र नहीं पहनेंगे तो शादी कैसे होगा? भाई एक बात समझ लीजिए, मोदी जी कुछ सोच के बोले होंगे ना, फिर तमिलनाडु में जाकर के रहिए आप, वहाँ विजय ने कहा कि शादी में सबको जो है कि सोने का हार देंगे, तो जाके तमिलनाडु में, बाकी जगह पे मत रहिए। तो आपको नहीं लगता कि महंगाई बढ़ा है? भारत जो है, भारत का सोना खरीदना जो है भारतीय संस्कृति में आता है, तो इस तरह का बयान देना और किसी की शादी है, ब्याह है, इस तरह का बयान देना। अभी 2014 के बाद से हम अपने देश की जो संस्कृति है वो भूल चुके हैं, मानवता की जो संस्कृति है भूल चुके हैं। एक ऐसा उग्र वर्ग आ गया है जो एक नई किस्म की सत्ता चाहता है, जो चाहता है जो ये बताता है कि साहब हम 2014 में आज़ाद हुए हैं। ऐसे लोग सत्ता में आए हैं तो आपको ऐसी ही बातें सुनने को आपने मिलेंगी। 2014 की बातें कही है। 50,000 पहले था, कर्ज था, मतलब मनमोहन सिंह के टाइम का बता रहे हैं, और अभी 2 लाख है, तो इस पे आप क्या कहेंगे? भाई तो यहाँ वो अपने लोगों के लिए ही कर रहे हैं ना। आप अडानी की संपत्ति क्यों नहीं देखती हैं? अडानी की संपत्ति 1995 में 5 लाख थी, आज 4 लाख करोड़ से ऊपर है। बात को समझिए। अब यहाँ के लोग यही चाह रहे हैं कि हमारा जो नेता हो वो देवता समान हो, कुछ करे ना करे हम उसका नाम लेते रहें, और वो ऐसे उग्र भाषण दे जिससे उनकी आत्मा को संतुष्टि मिले, वो कर रहे हैं। इसीलिए आप देश के कर्जे को इसको किस तरह से आप जोड़ के देखती हैं? वो तो पैसा देश में कर्ज ले रहे आपको क्या जाएंगे। लगता है, जिस तरह से ऑर्नामेंट्स का दाम बढ़ रहा है हाँ, और महिलाओं की बात करता है एनडीए, तो आने वाले समय में एनडीए से महिलाओं का मोह भंग हो जाएगा? हमको नहीं लगता है। जब तक देखिए भारत में मुस्लिम शब्द रहेगा, ठीक है ना, तब तक उसको एनडीए को कोई फर्क नहीं पड़ता। वो 3 लाख रुपए भी तोला अगर हो जाए तो भ्रष्टाचार से कमा करके तो सोना खरीदना है। कोई ईमानदारी से कमा के 20,000 50,000 की नौकरी करके तो सोना नहीं खरीद सकता। जो पुश्तैनी किसी के पास कुछ है तो वो रहेगा। बाकी चीज़ों को आप ये मान के चलिए, जो भ्रष्टाचार में लिप्त हैं उनको ना कल रोका गया था ना आज रोका गया, बाकी सब ड्रामा। अगर आप देखिएगा तो 92 वगैरह में इराक वार हुआ था, लालू यादव ने एक ज़माने में ये चीज़ की थी कि साहब तेल का ये होगा, उसने साइकिल चलाना शुरू कर दिया। सिक्योरिटी जाए पीछे, सिक्योरिटी को भी ये हो रहा था, वो साइकिल से चलना शुरू कर दिया। हालांकि बाद में लोगों ने उसको भी ड्रामा ही कहा। तो वो सारी चीज़ें जो है ना, वो इलेक्शन का एक जुमला होता है। अच्छा, लालू यादव अगर ड्रामा कर रहे थे तो आज के डेट में एनडीए के नेता लोग क्या कर रहे हैं, जो अपनी क्षमता घटा रहे हैं, मतलब गाड़ियों की संख्या हो या फिर जो है पैदल जाना हो, ये सब जो है ये भी सब ड्रामा हो रहा है? नहीं, सब नहीं करना चाहिए। एक बात समझिए, इन लोगों को जैसे प्रधानमंत्री की इसमें भी हमने सुना कि वो देश के प्रधानमंत्री, और जितनी बड़ी सुरक्षा उनको चाहिए उतनी सुरक्षा लेना चाहिए। देश के प्रधानमंत्री किसी तरह की बात हो, पंजाब में मामूली 4 आदमी आ गया था तो उन्होंने कहा कि मेरी जान को खतरा हो गया, तो ये सुरक्षा एजेंसी को सोचना चाहिए कि प्रधानमंत्री इस तरह की चीज़ नहीं करें। वो आपके लिए दौरा ना करें, माने आपका दौरा रोक दें, उनको अपना दौरा करते रहने देना चाहिए। सवाल एक है कि न खाऊंगा न खाने दूंगा का दावा करने वाली सरकार अपने नेताओं पर लगे आरोपों पर क्या जवाब देगी? क्योंकि करप्शन पे सबसे ज्यादा अगर देखा जाए तो भ्रष्टाचार में लिप्त है बीजेपी, तो इस पे आप क्या कहेंगे? बीजेपी है या उनको चुनने वाली जनता भ्रष्ट है? हम इसको दूसरे ढंग से देखते हैं। अगर वो भ्रष्टाचार कर रहे हैं तो उनको चुन कौन रहा है? सर से मुसल्लत तो नहीं हो रहे। वो सभी विभाग, आप उस कह रहे विभाग हैं कि जनता चुन रही है। हाँ, यहाँ पर जितनी सारी विपक्षी पार्टियां वो करे कि ईवीएम से जो है वोट का लूट हो रहा है। भाई तो चुना किसने? आप एक बात समझिए, भारत में अगर ये कहा जाता तो योगी की सरकार उस समय नहीं बनती यूपी में, जब 2016 में नोटबंदी हुई थी। 114 लोग मर गए थे लाइन में लग करके, और कई लोगों ने आत्महत्याएं कर ली थी। उसमें अगर बनना होता ना तो उस वक्त बहुत बड़ा केस बन सकता था, जिसको सर्वोच्च न्यायालय ने कह दिया कि नहीं, वो कोई बात नहीं है। 80% भारत में वो नोट बंद कर दिए गए थे। तो भारत में लोगों के दिमाग में ये बैठा हुआ है कि ये हमारा देवता जो करेगा वो सही है, हम उसको मानेंगे। तो एक कोर वोटर जो उसके साथ है, और जो बाकी विपक्ष है
60% के लगभग विपक्ष है और 60% से ज़्यादा ये इतना लालची और स्वार्थी है कि उसको अपने हितों के बारे में सोचना ही नहीं है। अगर वो लालच और स्वार्थ खत्म कर दे तो 2 मिनट में इनको उतार दे। अब ईवीएम भी किसकी मर्जी से चल रहा है? पहले तो इन्हीं लोगों ने चलाया था, कांग्रेस नहीं चलाया था, मोदी ने तो चलाया नहीं था, मोदी तो विरोधी थे उसके। कई भाषण आपको मिलेगा जिसमें मोदी ने ईवीएम के इसको कहा कि साहब पूरे दुनिया में बैलेट पेपर चल रहा। फिर बाद में जाहिर है आज भी मोदी जितनी भी नीतियां बना रहे हैं इसमें 90 से 95% वही नीतियां हैं जो कांग्रेस ने बनाई थी। सीएनआरसी ले लीजिए, कश्मीर को तंग करना ले लीजिए, मुसलमानों का वोट नहीं चाहिए। आपके पटना के गांधी मैदान में इंदिरा गांधी कहने वाली हैं हमको वोट नहीं चाहिए, तो ये इंदिरा गांधी से शुरू हुआ है, ऐसा नहीं है। तो या जो संघ परिवार है जो लोगों को पहले समर्थन देता है उनकी विचारधारा को लेकर चलाते, तो मुसलमानों को क्या मिल जा रहा था? उस समय कुछ नहीं मिल रहा था। आज जो कुछ ये कर रहे हैं इस पे लोगों को क्यों इतना ये हो रहा है? कांग्रेस के वक्त में 50,000 से ज्यादा ऑन रिकॉर्ड दंगे हैं, तो क्या वो सब सेकुलर दंगे होते थे? अब बीजेपी के वक्त में अगर कोई हो रहा तो कॉमनल दंगा हो गया। अपनी मानसिकता को लोगों को चेंज करना पड़ेगा। एक वर्ग हमारे यहाँ ऐसा पैदा हो गया है जो दुष्टता को या विकृत मानसिकता का समर्थन करता है। अब इसकी मिसाल आप अगर विदेश इसमें लीजिए तो हिटलर ने 60 लाख लोगों से ज्यादा को गैस चैम्बर में करके मार दिया था। ठीक है, ये बहुत बड़ा वाकया है। उसने मानवता का एक तरह से अंत किया। हम इस पे नहीं जाते कि यहूदी को मारा या किसी और को मारा, उसने यहूदी को ही मारा। ठीक है, फिर वहां से यहूदी भाग के गए, फलस्तीनियों ने उनको अपनी जगह दी, शरण दी, वो सारी चीजें ऑन रिकॉर्ड हैं। इसराइल नाम का कोई देश नहीं था। लेकिन मानवता का कत्ल करने वाले हिटलर को भी उस समय भारत में हिटलर को बहुत अच्छी निगाह से देखा जाता था। अरे बहुत जबरदस्त आदमी है, बहुत जबरदस्त लीडर है। ठीक उसी तरीके से इसी विकृत मानसिकता के लोग आज इसराइल में जो गाजा में बच्चों को मारा जा रहा है, बड़ों को मारा जा रहा है, निहत्थे लोगों को मारा जा रहा है, मतलब बेइंतहा कत्लेआम हो चुका है, बेइंतहा कत्लेआम हो चुका। पूरी दुनिया देख रही। उस समय तो इतना मीडिया भी नहीं था, सोशल मीडिया भी नहीं था। उसके बावजूद आज लोग इसराइल का समर्थन कर रहे हैं या नहीं भारत में कर रहे हैं, बल्कि यहाँ से कुछ लोगों को नौकरी के लिए वहां भेजा जा रहा है कि हम कुछ करके दिखाएंगे। तो ये उस विकृत मानसिकता का कि हम मानवता को नहीं मान रहे। कल यहूदी मारे जा रहे थे, आज यहूदी मुसलमान को मार रहा है जिस मुसलमान ने उनको समर्थन दिया, तो मार रहे। तो ये मानवता का कत्ल है, ये धार्मिक उससे मत देखिए। इस दुनिया में मानवता का कत्ल हो रहा है और विकृत मानसिकता के लोग आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों को चुनते हैं और उनका शासन पसंद करते हैं, चूंकि उनको अपने बहुत सी चीज जो खुद नहीं कर पाते हैं वो उनके नजरिए से देखते हैं। जैसे फिल्म का हीरो कामयाब क्यों हो जाता है, एक आइडियोलॉजी रहती है लोगों के दिमाग में, बहुत अच्छा, तो जो बनना चाहता आदमी नहीं बन पाता तो उसको अपने हीरो के नजर से देखता है। ठीक उसी तरीके से नेताओं के बारे में होता है। नेताओं के बारे में भी यही चीज है। आज अगर लोगों को इस बात की है कि साहब हमको आजादी मिली 2014 में, ये कौन सी मानसिकता शो करता है? कौन कहने वाला है? जो लोग कहने वाले हैं वो फिर आके सांसद बनते हैं। 2014 में आजादी क्यों मिली, कैसे मिली भाई इसको आप किस रूप में देख रहे हैं? हम क्या देख रहे हैं? एक तमाशे के तौर पे देख रहे हैं। एक तमाशे के तौर पर एक विकृत मानसिकता के व्यक्ति के द्वारा इस बात को बोला गया और मेन स्ट्रीम मीडिया ने इसको बहुत प्रचारित किया, बहुत प्रचारित किया। उन्होंने ऐसा कहा कि 2014 में भारत को आज़ादी मिली, जबकि आज़ादी की लड़ाई में मुसलमानों ने जो कुर्बानी दी और जो कत्लेआम इनका हुआ, मलाई किसी और ने खाई। अच्छा, आपने जाना जिक्र किया कि जितनी भी नीतियां जो अपना रही है बीजेपी वो पहले कांग्रेस की थी, लेकिन सवाल यहाँ पे मेरा ये है कि बीजेपी के जो नेता हैं वो खुले मंच से जो है वो इजहार कर देते हैं कि वो मुसलमानों से नफरत आपको करते हैं। बुरा क्या लगता है? आप हमको ये बताइए, आपको इसमें बुरा क्या लगता है? पीठ में छुरा घोपने वाला ज्यादा अच्छा है या ये जो सामने से छुरा घोप रहा है? इसके घोपने से तो आप दोनों ही खतरनाक है। नहीं, वो ज्यादा खतरनाक है जो पीठ से छुरा घोप रहा है। ये बात दिमाग में बिठा के रखिए कि वो ज्यादा खतरनाक है जो पीठ से छुरा घोप रहा है। आपको वहां डिफेंस का कोई ये नहीं है, ठीक है? और अभी के समय में जो कुछ कर रहा है ये सामने से कर रहा है। आप अपना अलर्ट हो जाइए, आप समझ जाइए कि साहब ये किस मानसिकता का है। लेकिन याद रखिए, जब जाइएगा वही शुभेंदु अधिकारी के पास ना, तो सबसे पहले वही आपका काम करेगा। ये दिमाग में बैठा कर रखिएगा। अच्छा, ये आप देखिएगा कि बीजेपी है लगातार कह रही कि अर्थव्यवस्था बहुत मजबूत है भारत का, तो आम आदमी महंगाई और बेरोजगारी से क्यों परेशान है? जब सब कुछ ठीक है तो महंगाई इतना क्यों बढ़ा हुआ? भाई उनको कहने से आप रोक दीजिएगा।
जो हकीकत है, ग्राउंड रियलिटी, उसको आप मानिए। है, बिल्कुल है, जाहिर है अमेरिका का वार हुआ, एक मतलब पेट्रोलियम प्रोडक्ट का दाम बढ़ेगा, ट्रांसपोर्टेशन बढ़ा तो सारी चीज की कीमत ऑटोमेटिक बढ़ेगी। आपके खाने के सामान से लेकर के हर वो चीज जो आप इस्तेमाल करते हैं सब तो ट्रांसपोर्ट से है। कोई आपके शहर में पैदा होता है, हर चीज सब दूसरी जगह से आता है। ट्रांसपोर्टेशन महंगा होगा तो हर चीज स्वतः महंगी होगी, और इसका असर जो भी पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स है, फर्टिलाइजर है, प्लास्टिक प्रोडक्ट है और सारी चीजें जो बहुत ज्यादा बड़ी तादाद में आज है, इन सब की फैक्ट्रियां आने वाले कल को बंद हो जाएंगी। विपक्ष कह रही है, कांग्रेस कह रहा है लगातार कि जब उनको पता था कि 2 महीने से लड़ाई चल रहा है तो इसका पहले से प्री प्लान क्यों नहीं किया उन्होंने? भाई देखिए, उनके वक्त में भी 74 दिन के भंडारण की क्षमता थी। अभी ये अपनी यात्रा से फ्री हो प्रधानमंत्री या देश, तब ना इनको देश के लोग पूरी तरह से 400-500 एमपी दे ही नहीं रहे हैं। अभी उनको 400-500 एमपी बनाने से फुर्सत मिले तब ने। उस समय की जो भंडारण क्षमता थी, उस क्षमता को अभी जो है कि नहीं बरकरार रखा, ये कम समझ रही हैं आप, उसको घटाया नहीं है। जबकि एजुकेशन के मामले में 1 लाख से मैंने वित्तीय स्थिति को संभालने के लिए 1 लाख से ज़्यादा स्कूल और इंस्टीट्यूशन बंद हो गए हैं। इस पे आप बहस करते हैं, लोग सुनना भी पसंद नहीं करते हैं। लोग भिक्षा नीति को पसंद करते हैं। तो उन्होंने दे दिया 80 करोड़ लोगों को 5 किलो अनाज। 80 करोड़ लोगों को जब देश के लोग 5 किलो अनाज लेके संतुष्ट होते हैं और भिक्षा लेते हुए उनको शर्म नहीं आती है, तो वैसे देश में आप क्या चाहती हैं? वैसे देश में जो कुछ अभी हो रहा है, ये मिनिमम है, ये अति नहीं है। अति होगी, ये जब तक लोग नहीं चाहेंगे तब तक कुछ नहीं। कांग्रेस क्या कहती है? एक राहुल गांधी को छोड़कर कांग्रेस के सब लोग कहाँ हैं? आज जो भाजपा में जितने सांसद हैं, तो भाजपा में ज्यादातर सांसद तो वही हैं जो कल कांग्रेस में थे, करवट बदल के इधर चले आए। बीजेपी के अपने जो सांसद होंगे वो मुश्किल से 100 के अंदर में होंगे, बाकी सब कांग्रेसी है जो इनके यहाँ है। और आज भी कांग्रेस चाह रही है, कांग्रेस के अंदरूनी लोग, आप देखिए ना बिहार कांग्रेस के जितने लोग किनके साथ बैठते हैं, कांग्रेसियों के साथ। उनके यहाँ अपने बहुत खींचातानी है। वो दूसरी पार्टियों के यहाँ जाकर अड्डाबाजी करते हैं उनके लोग, और वहीं बैठ करके उन्हीं की नीति का ये करते हैं। तो कांग्रेस के अंदर में जितने लोग हैं, मेरे ख्याल से बहुत बड़ी तादाद है, राहुल गांधी को छोड़ दिया जाए तो सब के सब तो वही हैं, एक ही मानसिकता के हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अशफाक साहब इन तमाम सवालों का जवाब देने के लिए। तो चलिए फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश दुनिया की ऐसी तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहे मंथन टुडे के साथ। साथ ही हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, फॉलो करें, और निष्पक्ष पत्रकारिता देखना है तो देखते रहे मंथन टुडे। बहुत बहुत शुक्रिया।